नमस्कार सभी बहनों भाइयों को मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में जो कि आज सबसे पहले मैं आभार देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, यूपीएसआईडीए का, आरएम इलाहाबाद के ऑफिस बेरर्स का, शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी और यूनाइटेड कॉलेज के सभी प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर्स, वाइस चांसलर सर, मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाला आज के लिए इस मिशन शक्ति प्रोग्राम के लिए। कार्यक्रम की रूपरेखा देना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं मैडम के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद पद्मा जी अपना सेशन टेक्निकल सेशन करेंगे। अपना टेक्निकल सेशन के बाद जितने भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स हैं मिशन शक्ति के तहत, वुमेन एम्पावरमेंट को या मिशन शक्ति के जो पिलर्स हैं डेट इज नारी सुरक्षा, नारी सम्मान है, नारी स्वावलंबन, उनके तहत जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में मैं एक आउटलाइन बताऊंगा और उसके साथ में ही हमारा कार्यक्रम एंड हो जाएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए पद्मा जी के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। पद्मा मैडम एक्चुअली शी जॉइंड अस थ्रू जमशेदपुर. She did her project management from XLRI Jamshedpur too, and she is having a vast experience of 18 years. She is working for gender equality, sexual and reproduction education towards the students, towards the society. Also, जितने भी डिजीज हैं तो इन अराउंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके इनके ऊपर काफी सेशंस करती आई हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर और पॉस्को और पॉस्क के लिए पद्मा मैडम काफी सारे सेशंस कई सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में करते आई हैं। और एक नई बात पद्मा जी की ये भी है कि जेंडर इंक्लूसिवनेस में इन्होंने थर्ड जेंडर दैट इज ट्रांसजेंडर के साथ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ में वेरियस सेशंस की हैं। सो पद्मा जी आपका स्वागत है इस मंच पे। और मैं सभी जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जुड़े हैं उनसे गुजारिश करूं कि जो भी आपके सवाल रहेंगे टेक्निकल सेशंस के और जो भी सवाल रहेंगे पॉलिसीज को लेके या स्कीम्स को लेके वो सेशन के एंड में जरूर पूछें। धन्यवाद। पद्मा जी आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप जी इतने सुंदर इंट्रैक्शन के लिए और आपका बहुत बहुत आभार। जितने हमारे सहपाठी यहाँ जुड़े हुए हैं और कॉलेज के सारे जितने मित्रगण एवं प्रोफेसर्स हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में और इस पॉश वाले सेशन में स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगी। तो मैं शुरुआत करूंगी पॉश को लेकर और मेरी भाषा का माध्यम ज्यादातर हिंदी ही होगा और थोड़ी बहुत मैं चाहूंगी कि बीच में क्योंकि ये टेक्निकल सेशन है तो हो सकता है कुछ अंग्रेजी के शब्द भी इसमें आए। बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के भी हैं, इवन पॉश भी जो अपने आप में है वो भी एक अंग्रेजी का ही शब्द है। तो मैं शुरुआत करती हूँ इस सेशन का और जो भी प्रश्न होंगे कृपया आप या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और जैसे प्रदीप जी ने बताया हम सेशन के अंत में चाहेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। तो मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पॉश शब्द है इसमें POSH 4 अल्फाबेट है अंग्रेजी के। तो पॉश का जो फुल फॉर्म होता है, आई थिंक आई एम ऑडिबल प्रदीप जी? हाँ जी आप ऑडिबल है मैम। ओके थैंक यू। तो जो पॉश है ना POSH, द फुल फॉर्म ऑफ पॉश का है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। यानी जो भी वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस इज नॉट ओनली दैट प्लेस वेयर द पीपल इज वर्किंग बट इन एंड अराउंड द कंप्लीट जो सराउंडिंग होता है कि उस वर्क प्लेस पे पहुंचने के दौरान उस वर्क प्लेस के लिए जब कोई घर से निकलता है उस दौरान भी अगर कुछ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ होता है तो उसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में या फिर वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। और ये एक्ट है, पॉश का जो एक्ट है वो 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसे लागू किया गया था ताकि लोगों की इस सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है उससे उसको बचाया जा सके। तो मैं शुरुआत ये करूंगी कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। पहले हम समझेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, देन द सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पे होता है उसको थोड़ा सा और हम एलेबोरेटली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले ये बताऊं कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, हमारा एक नोशन होता है कि मोस्टली सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब कि महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट ये नोशन बिल्कुल भी सही नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ भी हो सकता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है या कोई भी थर्ड जेंडर हो सकता है जो कि अपने को मेल या फीमेल या बाइनरी इस जेंडर नॉर्म्स में अपने आप को कंफर्म नहीं करता। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये हो गई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में।
अब ये सेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत बार ऐसा होता है कि जो पावरफुल है वो कम पावर वाले लोगों को मान के चलता है कि हम इनके साथ कुछ भी करेंगे तो शायद कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है लोगों को बताने की कि नहीं, चाहे कोई भी पावर सेगमेंट में कोई भी किसी पायदान में हो, वो उसके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है तो ये ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा वायलेशन है और ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है, जिसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जागरूकता की जरूरत पड़ती है कि लोगों को ये बताया जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, ताकि कोई भी उस सीमा को न लांघे कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली केस में आ जाए। जब एक सर्वे किया गया था जिसमें महिला एवं पुरुष सबसे पूछा गया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो उनका परसेप्शन है उसका क्या मतलब है, तो ज्यादातर लोगों ने ये बोला था कि हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और ये हर जाते हुए रास्ते में हो सकता है, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, उनका ये परसेप्शन था। और ये एक जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो रिपोर्टिंग इतना लो था कि आप विश्वास शायद आप नहीं कर पाएंगे कि 2019-20 का डेटा जो हमारा आता है उसमें 678 केसेस इसी पॉश के अंतर्गत, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ के अंतर्गत रिकॉर्ड हुए हैं। और 2000 जो जबकि 2018-19 में ये 663 था और 19-20 में 678 हो गया। तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हुए और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं उसको देखते हुए जब हम देखते हैं कि कितने लोगों ने रिपोर्ट किया, तो ये रिपोर्टिंग बहुत ही कम है। इसलिए ये अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर लोग ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं और मेजॉरिटी उसमें महिलाएं होती है, यानी कि एक जो हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 61.7% जो रिपोर्टेड केसेस होती हैं वो उसमें महिलाएं ही आती हैं। और जो कॉलेज में रिपोर्टेड केसेस है वो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं अभी कि वो 61.7% है। वो या तो कॉलेज में होता है या कॉलेज के आने के दौरान होता है। और इसमें है कि पुरुष भी ये मानते हैं कि उन्होंने विटनेस किया है इस तरह की हैरेसमेंट की केसेस को, एंड हाफ ऑफ देम ये मानते हैं कि इस तरह को वो गवाह बन सकते हैं अगर उनको पूछा जाए कि क्या आपने इस हैरेसमेंट के केस के लिए आप बोलना चाहेंगे, तो आधा उसमें से कम ये मानते हैं कि हाँ वो बोलना चाहेंगे। अब देखते हैं किस तरह के लोकेशन पे, मोस्टली जब कॉलेज की बात करते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट किस तरह की जगहों पे ज्यादा होता है। तो ज्यादातर जो फीमेल स्टूडेंट ने अपने बारे में बताया है तो उनका ये कहना था कि ऐसे सेक्लूडेड एरियाज, सेक्लूडेड इन द सेंस कि बहुत जहां बहुत लोग आना जाना नहीं करते हैं, उस तरह के एरियाज हैं, कॉलेज के ग्राउंड्स हैं या फिर एलीज है, जो गलियारे वगैरह होते हैं, वहां इस तरह के केसेस ज्यादा होने के हुए हैं उनके साथ, जो महिलाएं अपने अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। जब ये बातें फैकल्टी मेंबर से पूछी गई कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ होता है, उनके उनके साथ कहाँ हुआ है या कहाँ उनको लगता है कि हो सकता है, तो उनके हिसाब से ज्यादातर फ्रिक्वेंटली कैंटीन एरियाज में हुआ है, कॉलेज ग्राउंड्स में है, पार्किंग प्लेसेस में है और सेक्लूडेड प्लेसेस में है जहां लोग बहुत कम आते जाते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस ज्यादा लोगों के हिसाब से ज्यादा हुए हैं। अब एक ओपिनियन पोल किया गया था, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्सफैम इंडिया का। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि महिलाओं के अधिकारों पे काम करती है, महिलाओं पे की बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उनके हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कि उन्होंने बहुत जगह पे लोगों से इंटरव्यू लिया कि क्या कैसे कारण है। तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और दुर्गापुर जगहों पे उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के लोगों से बात की। तो उनके हिसाब से जो रिजल्ट आया उसमें 17% of working women in India claim that they have experienced some sort of sexual harassment at the workplace. And according to the survey जो हुआ उसमें most women they have claimed कि they have faced incident that were non-physical. जब हम sexual harassment की बात करते हैं तो बहुत बार हमारे दिमाग में होता है कि sexual harassment is like it should be physical harassment, लेकिन ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि जो harassment हुआ था वो non-physical था। आगे हम जानेंगे कि किस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, बट अभी का जो सर्वे हुआ उसमें वो नॉन फिजिकल ज्यादा था। देन नाउ
we'll see the definition of sexual harassment, क्योंकि जब हम sexual harassment को तभी रिपोर्ट करेंगे जब हम जानेंगे कि sexual harassment होता क्या है। Sexual harassment जैसे मैंने पहले बताया कि is not always physical, it can be verbal, it can be non-verbal and it can be physical as we all know. तो जो different type of sexual harassment है, तो पहले हम जानेंगे कि any type of what is known as sexual harassment, कोई भी sexual harassment in the workplace define होता है कि जो फॉलोइंग जो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है तो हम मानेंगे कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। जैसे एनी अनवेलकम और अनवांटेड, जो कि नॉन वर्बल हो, फिजिकल हो और विजुअल कांटेक्ट हो, इवन जो जिस तरह से लोगों को देखा जाता है वो भी बेस्ड ऑन सेक्स और सेक्सुअल नेचर, तो इसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट मानेंगे। उसके बाद द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ विच अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लीजिए कोई सेक्सुअल एडवांसेस करता है और अगर सामने वाला उसको रिजेक्ट करता है उस एडवांस को, तो हो सकता है कि उसके नौकरी पे हो या उसके पढ़ाई पे हो, किसी भी तरह खतरा आ सकता है। अगर इस तरह का कोई भी एडवांसमेंट कोई भी करता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। And then which occurs with the purpose or affecting the violating the dignity of a person, अगर हम किसी की डिग्निटी यानी जो इज्जत है या उसका जो सोसाइटी में स्टेटस है उसको अगर मलाइन करने के लिए, खराब करने के लिए इंटेंशनली अगर किसी को कुछ एडवांस किया जाए, उसकी तरफ कुछ उछाला जाए, तो उसको भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कैटेगरी में लाते हैं। उसके साथ साथ कोई भी ऐसा काम करना जिससे उसके या काम करवाने के लिए उसको मजबूर करना जिससे उसके वर्क परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में माना जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी हरकत करना जिससे उसको डराना, धमकाना, उसको ह्यूमिलिएट करना या फिर ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जहां पे वो काम करने में कोई भी अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करे या उसका मन मस्तिष्क मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित महसूस हो, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में ही आता है। इसके साथ साथ जो सीनियर्स हैं, जो कि अथॉरिटी में हैं, वो अगर उनको अब्यूज करते हैं किसी भी तरह से, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की ही कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन बी वर्बल, कैन बी नॉन वर्बल एंड कैन बी फिजिकल। तो व्हाट आर द, अब एग्जांपल देखते हैं कि वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट जब होता है तो उसमें किस किस चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे किसी भी रेफरिंग टू एन एडल्ट गर्ल, लड़की को जैसे डॉल बोलना, बेबी बोलना, हनी बोलना, ये सब वर्बल हैरेसमेंट है। किसी को विसल करना या किसी को कैट कॉल करना, यानी कोई जा रहा है या जा रही है कोई भी, उसको पीछे से कैट कॉल करके आवाज देना या फिर सीटी बजाना या फिर किसी भी तरह के सेक्सुअल कमेंट्स करना उसके शरीर के बारे में, या फिर कोई भी इस तरह से सेक्सुअल कमेंट करना जो कि बोल के आप किसी भी तरह के सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे हो, चाहे उसके शरीर के बारे में या किसी और तरह के बारे में। या फिर कोई भी डिस्कशन को, जब भी कोई मान लीजिए कहीं डिस्कशन चल रहा हो, लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, उस डिस्कशन को सेक्सुअल की तरफ मोड़ देना, उसको अलग टॉपिक की तरफ लेके जाना, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माना जाता है। टेलिंग सेक्सुअल जोक्स और स्टोरीज, कोई भी ऐसी कहानियां, जोक्स बनाना जो कि बहुत सेक्सुअली मोटिवेटेड हो। पहले जैसे हमने बताया कि बहुत लोग मजाक में ये बातें करते हैं, तो जब तक एक्सेप्टेबल हो, तो अगर कोई इसको पसंद नहीं कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आस्किंग पर्सन क्वेश्चंस अबाउट सोशल और सेक्सुअल लाइफ, किसी को जबरदस्ती वर्क प्लेस पे कोई या फिर कॉलेज में कोई पढ़ने आया है, लेकिन उससे उसको जबरदस्ती उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में उससे बात करना जबरदस्ती या उसके बारे में उसको पूछना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। अगर कोई किसी तरह का किसिंग साउंड करता है, कोई जीभ जैसे स्मैकिंग द लिप्स बोलते हैं, जैसे होठों को अजीब तरीके से घुमाना या कुछ इस तरह से, जैसे देखने से ही लगे कि अनोइंग फील हो रहा है, किसी को लगता है कोई इंटिमिडेट कर रहा है उसे, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। मेकिंग सेक्सुअल कमेंट्स अबाउट द पर्सन, किसी के कपड़े के बारे में,
किसी के क्लोथिंग के बारे में, उसके शरीर के बनावट के बारे में, वो कैसा दिखता है या दिखती है उसके बारे में कोई कमेंट करना विल बी टेकन एज अ वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट। रिपीटेडली आस्किंग, किसी भी व्यक्ति को बार बार ये पूछना कि उसके उसमें किसी व्यक्ति में वो क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, दिखा रहा है, तो ये नहीं करना है, अदरवाइज दिस विल बी वर्बल, कॉल्ड एज वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट। देन उस व्यक्ति के बारे के पर्सनल सेक्सुअल लाइफ के बारे में गलत बातें फैलाना, अफवाह फैलाना भी वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। Now let's see what are the things with hello yeah now let's see what comes under the non-verbal harassment। तो नॉन वर्बल हैरेसमेंट में है कि किसी को भी लगातार ऊपर से नीचे तक देखना, तो जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करे, इसको हम नॉन वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। किसी को लगातार इस तरह से देखना कि सामने वाला को अनकंफर्टेबल फील हो, या किसी को आने जाने का जो पाथवे होता है, रास्ता होता है, उसको बार बार ब्लॉक करना, दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी व्यक्ति का बराबर पीछा करना, किसी को पर्सनली गिफ्ट करना, अगर सामने वाले को पसंद नहीं है फिर भी जानबूझ के उसको बार बार गिफ्ट करना, उपहार देना, ये भी नॉन वर्बल हैरेसमेंट में आ सकता है। डिस्प्लेइंग सेक्सुअली सजेस्टिव विजुअल्स, कुछ ऐसे चित्र दिखाना जिसमें देखने से ऐसा लगता हो कि वो सेक्सुअली मोटिवेटेड पिक्चर है, तो ये नॉन वर्बल हैरेसमेंट हो सकता है। मेकिंग सेक्सुअल जेस्चर्स विथ योर हैंड्स और थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, अपने शरीर या अपने हाथों से कुछ इस तरह के साइंस दिखाना या बताना जिससे ये लगे कि वो सेक्सुअली नेचर है, तो ये नॉन वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। उसके बाद है मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आंख मारना, किस थ्रो करना, लिकिंग लिप्स एंड एटसेट्रा, जिससे ये सजेस्ट हो, ये सजेशन मिलता हो या ऐसा लगता हो कि ये सेक्सुअली मोटिवेटेड एक्शंस हैं, तो ये नॉन वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट कैटेगरी में आएगा। Now let's see what are the physical examples of sexual harassment. Then physical in the sense कि physically touching and everything, most of the people feel that these are the only sexual harassment. So touching any person's clothing, किसी के कपड़े छूना जबरदस्ती, उसके बालों को छूना, उसके शरीर को छूना, हग करना यानी जबरदस्ती गले मिलना, किस करना, या फिर उसको पीठ को थपथपाना, these are the physical examples of sexual harassment. If the जो भी सामने वाला व्यक्ति है, अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस करना है, anybody should stop doing all these things, otherwise this can be a form of sexual harassment. किसी को टचिंग, किसी को टच करना, रबिंग oneself, अपने शरीर को किसी और के शरीर के आसपास जबरदस्ती रगड़ के जाना, ये then standing very close to someone or making your body bruising someone and that person is feeling uncomfortable, it can be taken as a physical sexual harassment. Or touching someone neck or giving a neck massage or the shoulder massage, or actually attempting rape, which is the utmost kind of physical sexual harassment. This is actually raping someone or trying to rape someone. These are the examples of physical harassment. Now we'll talk, as we are today for the session on the POSH, that is prevention of sexual harassment at the workplace. So just I want to take just want to share कि ये sexual harassment वाला जो 2013 कानून आया था, it was on the basis of Vishakha versus state of Rajasthan का एक judgment था. It was a very landmark judgment and that was given by Honorable Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has given certain guidelines to define what is known as sexual harassment at the workplace. This is specifically for the workplace, and the workplace can be कुछ भी हो सकता है. अगर एक मेड काम करने अगर घर आती है किसी के घर पे, तो वो उसका वर्कप्लेस कहलाता है. और उसके अपने घर से किसी के दूसरे घर में जहां वो काम करती है वहां तक आने का भी जो दूरी है, वो उसके दौरान भी अगर कुछ होता है तो उससे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आ सकता है. अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो उसका वर्क प्लेस माना जाएगा. कोई अगर अपने ऑफिस जा रहा है तो वो उसका वर्क प्लेस माना जाएगा. अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर भी है
और वो किसी काम के लिए अगर या फिर डेली वेज वर्कर भी है, उसके साथ भी अगर कुछ ऑफिस में कुछ होता है या फिर ऑफिस आने जाने के दौरान कुछ होता है, तो उस पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ही माना जाएगा। कई बार हमें लगता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ये भी सोचते हैं कि जो ऑफिस में मेरे स्टाफ हैं उनके साथ अगर कुछ होता है देन इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, बट दिस इज अ wrong notion. Anybody, even the daily wage worker who is coming over there, or any person who is coming to the office for any specific work, even that person is not the employee of that organization or the office, and if something happens, अगर उनके साथ कुछ भी sexual harassment होता है at the आपके office premises में, आपके college premises में, then that is the responsibility of the organization or administration to take care of this thing, or they have to report the case and they have to do all sorts of follow up, और जो भी legal action उनको करना पड़ेगा. So let's see what is the sexual harassment as defined by the Supreme Court of India in under the Vishakha versus State of Rajasthan case. Sexual harassment includes कोई भी unwelcome sexually determined behavior, whether directly और by implication. Implication का मतलब है कि अगर उस पे प्रभाव किसी भी तरह से पड़ता है, जैसे उसके नौकरी पे या फिर पढ़ाई लिखाई पे, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा. कोई भी फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस कोई शो करता है, कोई भी डिमांड और रिक्वेस्ट सेक्सुअल फेवर का, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा. कोई भी सेक्सुअली कलर्ड कोई रिमार्क किसी को देता है, वो रिमार्क करता है या बोलता है, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. कोई शोइंग एनी टाइप ऑफ पोर्नोग्राफी, दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature will be considered as sexual harassment at workplace. Now, why this Section 3 of the Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act cites the following instances which might be called as sexual harassment also. Implied और explicit promise of preferential treatment in our employment. अगर कोई किसी को ये कहता है कि आप मुझे ये सारे फेवर दीजिए तो मैं आपका एम्प्लॉयमेंट को आप जो चाहेंगे मैं वहां ट्रांसफर करा दूंगा, आप जब चाहें वहां पे मैं पोस्टिंग करा दूंगा, या फिर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आप मुझे अगर कुछ फेवर करते हैं तो इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा. उसके साथ ही अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई थ्रेट करके कोई काम कराया जाता है कि अगर आप मुझे ये फेवर नहीं देंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके नौकरी पे खतरा हो जाएगा, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा या आपको डिमोशन कर दिया जाएगा, जो भी व्हाट एवर द थिंग्स, अगर उनको डराया जाता है इस तरह से, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट. एंड इफ अ पर्सन इज लाइक थ्रेट कि उसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे, फॉर एग्जाम्पल बहुत जगह होता है कि लोग थ्रेट करते हैं कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको ग्रेड्स खराब दिए जाएंगे, तो देन दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट. इफ एनी अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो भी वर्क एनवायरनमेंट होता है जहां पे लोग काम करने जाते हैं, खासकर महिलाओं की जब बात करें, वहां का अगर एनवायरनमेंट इस तरह हो, हॉस्टाइल हो, ऑफेंसिव हो, उनको वहां काम करने में तकलीफ होती हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा एग्जांपल सामने आते हैं कि कोई ऐसा कहीं ऐसा ऑफिस होता है जहां पे ज्यादातर पुरुष काम करते हैं, तो वहां पे अगर एक या दो महिला होती है तो ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि उस औरत को वहां काम करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में काम करना पड़ता है, जिससे उससे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित महसूस होता है अपने आप को. तो अगर इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट किसी भी ऑफिस में है तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में हम ला सकते हैं. इसके साथ ही अगर किसी के साथ बहुत ही बदतमीजी या ह्यूमिलिएटिंग टाइप का ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि उसके सेफ्टी पे और उसके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट कैटेगरी में आता है. अब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिपोर्ट करना या एड्रेस करना इतना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो कि उस सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रभावित महिला या पुरुष के, खासकर जब हम बात करें महिलाओं पे ज्यादा होता है, उनके मानसिक एवं शारीरिक अवस्था दोनों पे ही इसका प्रभाव, बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसलिए इसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है. तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से प्रभाव हैं जो कि एक विक्टिम के
मन मस्तिष्क एवं शरीर पे पड़ता है जब वो इस तरह के हैरेसमेंट का शिकार होता है। तो पहला है डिक्रीज वर्क और स्कूल परफॉर्मेंस एज द विक्टिम मस्ट फोकस ऑन डीलिंग विद द हैरेसमेंट। क्या होता है कि जब कोई भी इस तरह के हैरेसमेंट से गुजर रहा होता है, चाहे ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा हैरेस हो जाता है कि वो इसको कोप करने में ही उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सारा का सारा धीरे धीरे डाउन होने लगता है। दूसरा है कि वो इसका जो हैरेसमेंट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और जैसा अभी हमने बताया कि जब मानसिक स्थिति किसी की ठीक नहीं रहती है तो ये बिल्कुल ही जायज सी बात है और जाहिर सी बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो डिक्लाइन करेगा हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो जहाँ वो व्यक्ति काम करता हो। इसके साथ ही साथ जब हैरेसमेंट एक लेवल बढ़ने लगता है तो लोगों को उस जगह जाने में वो कतराने लगते हैं। अगर कॉलेज में अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो कॉलेज जाना नहीं चाहते हैं, अगर स्कूल में हो रहा है तो स्कूल नहीं जाना चाहते, अगर वर्क प्लेस में हो रहा है तो वर्क प्लेस में लोग धीरे धीरे एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो हैरेसमेंट से तकलीफ होती है और उस हैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए वो एब्सेंट होने लगते हैं और धीरे धीरे वो बीमार होने लगते हैं, क्योंकि वे स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि ये स्ट्रेस उनको सहना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही अगर कोई किसी ने काम में जब ज्यादा ड्रॉप आउट होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो या तो काम को छोड़ देते हैं या काम से रिजाइन कर देते हैं। कितनी बार स्कूल एंड कॉलेजेस में देखा गया है कि हैरेसमेंट के चलते बच्चों ने उस कोर्स से ही अपने आप को निकाल लिया है, उस कोर्स को वो पूरा नहीं करते हैं, उस कोर्स से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या फिर अपने एकेडमिक जो भी प्लान्स है वो एकेडमिक प्लान्स को अपना चेंज कर देते हैं only to avoid the sexual harassment that the person is going through during his or her studies in the school, colleges or in the workplace. And the most important thing कि जो भी है इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलने से क्या होता है बहुत बार उसको उसी के तरफ उंगलियां पॉइंट की जाती है और उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है ताकि उसको ये बताया जाए कि उसके बारे में गलत बातें पूरे जगह फैलाई जाती हैं, और वो जो बंदा जो भी व्यक्ति होता है जिसने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई होती है उसको हर तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और कोई नहीं चाहता कि उसके बारे में गलत बातें उस जगह फैले जहाँ पे वो पढ़ाई करता हो या फिर काम करने जाता हो या जाती हो। इस तरह से हम देखें कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है और इसको बचाना भी इससे लोगों को जरूरी है, ताकि वो जिस काम के लिए लोग जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कैंपस हो या फिर अपना कहीं नौकरी हो, वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि लोग अच्छी तरीके से वो काम कर सके, अपने पढ़ाई लिखाई कर सके, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कल जैसे सभी लोग आप लोग शायद जानते होंगे मेंटल हेल्थ डे भी था, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट लोगों को मानसिक रूप से अस्वस्थ करता है अगर लोगों को साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी तरह का होता है तो, और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है उस व्यक्ति पर, उसके पूरे परिवार पर, क्योंकि वो जो चाहता है अपनी लाइफ में करना वो उसको करने में बाधा होता है, और ये बहुत ही बड़ा एक ट्रॉमा होता है किसी के लिए भी अगर वो किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट के थ्रू गुजरता है तो। इसलिए ये हम सबकी एक जिम्मेवारी भी है कि ये जाने कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या क्या होता है, और किसी को भी अगर हमें लगता है कोई विक्टिम है तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि इस तरह का हैरेसमेंट किसी के साथ भी ना हो। हम खुद को तो बचाए ही और दूसरे को भी बचाएं। और इसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा मे बी टाइम है या नहीं है, ये है कि हम जो एक प्रोविजन है पॉश में कि किस तरह से कमिटी फॉर्म करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क प्लेस पे कि इसके लिए एक कमिटी फॉर्म करनी होती है और हर केस को रिपोर्ट करना होता है, और रिपोर्ट करने के बाद उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है कि उस टाइम फ्रेम में इस केस को रिजॉल्व करना होता है, और विक्टिम जिसने ये चीज रिपोर्ट की है विक्टिम को पूरी की पूरी सिक्योरिटी मिलना चाहिए, किसी भी तरह के इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल करें और विक्टिम को एक जस्टिस मिले, ताकि ऐसा ना हो
कि जैसा ज्यादातर हमारी सोसाइटी जो होती है कि जो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता हो तो उसकी हम कैरेक्टर पे ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए ये पॉश है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उस वर्क प्लेस की, कि सारी चीजों को जाने और टाइम पर रिपोर्टिंग हो, टाइम पर क्लोजर हो और विक्टिम को पूरी तरह से न्याय मिले, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपना काम कर सके और अपनी लाइफ का जो भी गोल हो उसे पूरा कर सके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, and I think I will do a closure of this presentation. This is all from my side. Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद पद्मा जी, आपने काफी विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट है, क्या डेफिनेशन है, व्हाट ऑल द टर्मिनोलॉजी, और किस तरीके से महिलाएं या बच्चियां ये जान सकती हैं कि क्या क्या चीजें इस सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। दो इसी पॉज को लेते हुए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आगे आने वाले किसी भी अपॉइंटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट लेटर में हर संबंधित ऑफिस और हर संबंधित वर्क प्लेस ये जरूर डिफाइन करेंगे कि जब एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पॉज लागू है, और पॉज के अंतर्गत अगर आप दंडनीय या दोषी पाए जाते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। ये मैंडेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और सभी सरकारों ने दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिए या एम्प्लॉयमेंट लेटर हैंड ओवर करिए तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को पता रहना चाहिए कि हाँ पॉज जो है हमारे यहाँ लागू है। पॉज अगर लागू है तो आईएसी कमेटी बैठती है। आईएसी कमेटी जो बैठती है, जितने भी कमेटी मेंबर्स होते हैं उसके आधा, half of that 50% of that particular committee members shall be women. आधी जो है वो महिलाएं होगी। और जैसे सपोज कर लिया कि 10 लोगों की कमेटी है, 10 लोगों की कमेटी में 5 महिलाएं 101% होनी जरूरी है। और इसी के साथ में उस पूरी कमेटी में से एक मेंबर जो है वो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मतलब जो वर्क प्लेस है वहां से बाहर। और वो कोई भी हो सकते हैं, वो एकेडमिशियन हो सकते हैं, वो आईएएस हो सकते हैं, वो आईपीएस हो सकते हैं, वो एनजीओ के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इस तरीके से पॉज को गठित किया जाता है। और जब कभी भी कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो पहले पॉज को बताई जाती है। ऑफ कोर्स पॉज को साथ साथ में वो एफआईआर भी की जाती है, क्योंकि बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि पॉज को हमें, जो पॉज की कमेटी है उसको कहीं डिक्लाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही उसमें इन्वॉल्व होता है और रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो हमें वो पॉज की जो कमेटी है उसको डिक्लाइन करना पड़ता है। उस टाइम पे ये बात आती है कि एफआईआर नहीं हो रखी है। तो मेरा कहना है सभी लोगों से कि जब कभी भी पॉज के लिए आप कार्रवाई करें या आपके साथ ऐसा कुछ हो तो दोनों ही जगह अपनी कंप्लेन जरूर दायर करें। अपने कमेटी या स्कूल के, कॉलेज के, वर्क प्लेस की कमेटी में भी दायर करें और एफआईआर भी दायर करें, सो दैट जब आप आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिल सकता तो जब आप एफआईआर कर रहे होंगे तो आपको सुविधाएं मिलेगी। बात को आगे बढ़ाते हुए पॉज का मैडम ने बता दिया कुछ गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, किस तरीके में नारी को स्वावलंबन के लिए, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए सरकार काम करती है। जहां से मैडम ने पॉज को शुरू किया था, मैं निर्भया फंड से उसको फिर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि फिर रिलेटिविटी लगता है कि हाँ हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्भया फंड जो रिलीज किया था वो कॉर्पस उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया था। अब आप जानना चाहेंगे कि 2000 करोड़ के रुपए से हुआ क्या, कि ये फंड क्यों बनाया गया। ऑल्दो ये फंड इसलिए बनाया गया था कि जो जब कभी भी ऐसा कुछ रेगुलेशन हो या जब कभी भी ऐसी कुछ तकलीफ हो तो उन लोगों को सपोर्ट कर सके। लेकिन सपोर्ट करने के क्या क्या माध्यम है मैं आपको कुछ बताता हूँ किस तरीके से। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले निर्भया फंड को यूज करते हुए पिंक बूथ बनाए। डिफरेंट थाने जो हैं, थानों के साथ में पिंक बूथ्स भी बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी तरीके से पिंक टॉयलेट्स भी बनाई गई इसके अंतर्गत में। और सभी बसों में लगभग ये कोशिश की गई कि जो बसें हों उसमें अलार्म सिस्टम रहे। जहां पे भी महिलाएं बैठी हैं, जो महिलाओं की सीट है उसको जियो टैग किया गया कि सो दैट जितने भी व्हीकल की मूवमेंट है वो उसको नोटिस हो सके, आरटीओ उसको नोटिफाई कर सके कि इसमें महिलाएं चल रही हैं, या अलग से भी महिलाओं की अगर बसें हैं तो उसको भी नोटिफाई किया जा सके। और एक अलार्म क्लॉक लगाया गया हर सीट पे जहाँ पे महिलाएं बैठती हैं, सो दैट वो अगर उसको दबाएंगी तो जो जिस तरीके से हम 100 नंबर पे
कॉल करते हैं और पीसीआर वैन को पता लग जाता है। इसी तरीके से नोडल सेंटर जो पुलिस का काम कर रहा होगा उनको तुरंत खबर लग जाएगी कि कोई महिला मदद की गुहार कर रही है। इसी सिलसिले में एक बात और की गई कि अब से जो नए मोबाइल आते हैं उनमें एक अलर्ट बटन इंटीग्रेट किया गया। जो नया बटन को इंटीग्रेट किया गया वो भी इसी निर्भया फंड के माध्यम से ही इंटीग्रेट किया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि इतने से मतलब ये तो एक प्रीलिमिनरी हो गया कि हम ये सपोर्ट एक्सटेंड कर पा रहे हैं। बाद में सोचा गया कि इस फंड के माध्यम से कुछ और सहूलियतें भी दी जाएं। इसी के क्रम में यूनिवर्सल हेल्पलाइन बनाई गई। जैसे आप देखेंगे कि एक 112 जो है इस टाइम कार्यरत है, जो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में काम करता है। इसी तरीके से हर स्टेट्स को ने अपने अपनी जगह पे अपने अपने स्टेट्स में नोटिफाई किया कि कौन सा वो नंबर है जिससे महिलाएं तुरंत संपर्क कर सकती हैं। 100 नंबर पे आप हमेशा कॉल कर सकते हैं, अभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन 112 या 1090 जो उत्तर प्रदेश में मान्य है वहां पे भी आप कॉल करते हैं तो वहां पे भी कॉल आपके रिसीव होती है और आपकी जो कंप्लेन है वो दर्ज की जाती है। बताना बस बच्चियों को मैं एक चीज और चाहूंगा, पीसीआर वैन पे जब आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो आपकी जो कंप्लेन है वो जेन्युइन होनी चाहिए, नहीं तो आपको खुद केस नोटिफाई हो सकता है कि आपने पुलिस को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके केस दायर किया है, तो आप पुलिस का टाइम दायर कर रही है। आगे बताता हूँ कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो निर्भया फंड को तो इस तरीके से यूज किया गया कि निर्भया फंड से बसें इंटीग्रेट किए हैं, जियो टैग किया गया, मोबाइल्स, यूनिवर्सल हेल्पलाइन बनाई गई। एक चीज और इसी के साथ में की गई थी जिसमें कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज शुरू की गई थी। उससे क्या हुआ कि कुछ शेल्टर हाउस बनाए गए थे। 335 करोड़ रुपए इसमें अभी तक खर्च हो चुके हैं और 77,508 बेनिफिशरीज को इससे फायदा हो चुका है। ये निर्भया फंड के थ्रू ही इस पैसे को रेगुलेट किया गया था। अब आता हूँ मैं कि क्या स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है या गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स बनाई जिसके माध्यम से लड़कियों को या जिसके माध्यम से औरतों को सपोर्ट हो सके, उनको सम्मान मिल सके, वो स्वावलंबी हो सके। आप जानते होंगे बहुत सारी महिलाएं बहुत अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अपने काम को वो कहाँ दिखाएं या अपने सामान को वो किस तरीके से बेचें, इसके लिए महिला ई हाट बनाया गया। और महिला ई हाट जो पोर्टल है उस पर कोई भी महिला अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। वो जो भी चीज अपने घर पे बनाती है या अपने वर्क प्लेस पे बनाती है उनको वो सेल आउट के लिए डाल सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है कि हाँ ठीक है आप कुछ भी करिए और आप पोर्टल पे आइए, रजिस्टर होइए, अपनी सेवाओं को रजिस्टर करिए और गवर्नमेंट के माध्यम से उसको सेल आउट करिए। एक तरीके से नारी स्वावलंबन की तरफ ये स्कीम जो है वो आगे बढ़ती है। इसी क्रम में मैं बताऊं कि सबला शहर शुरू किया गया और न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर पे बहुत सारी चीजें मीटिंग की गई। 585 करोड़ रुपए इस तरीके से खर्चा हो चुका है इसी स्कीम में सबला शहर में। इसमें न्यूट्रिशन के बारे में, बच्चों के माल न्यूट्रिशन कैसे होता है, माल न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो कौन सी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हैं, कहाँ के चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हम यूज कर सकते हैं। आपको ये भी नोटिफाई किया जाता है कि नजदीक में कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे आप सबला स्कीम का सपोर्ट ले सकते हैं और जाके बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों के हेल्थ के लिए उनको गाइडेंस दे सकते हैं और इसी माध्यम से न्यूट्रिशन भी उनके बढ़ सकते हैं। आगे क्रम में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साधारणा गृह स्कीम्स चलाई थी और अभी भी वो चल रही है। ऐसे स्कूल्स जो हैं कुछ 16,530 स्कूल इस तरीके से काम करते हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए, जो कि मतलब क्राइम कर देते हैं बच्चे लेकिन उनके भी विकास के लिए उनको जरूरत पड़ती है कि जो अंडर 16 जो जुवेनिल बच्चे हैं, जो अंडर 18 है, अंडर 16 है और अगर वो क्राइम कर देते हैं तो सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनके जो बेसिक अधिकार हैं वो ना रुके, वो पढ़ाई कर सकें और उनमें सुधार की गुंजाइश हो और उनको सुधारा जा सके। इसी क्रम में अगर आप देखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लॉन्च हो चुकी है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे चल रही है, सब जगह बात हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और नेशनल क्रश स्कीम बहुत पहले से काम कर रही है। नेशनल क्रश स्कीम में जहां जहां भी वर्क प्लेस है, महिलाएं अपने आप वर्क प्लेस पे जाती हैं लेकिन उनके बच्चे, छोटे बच्चे पीछे रहते हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से महिलाएं अपनी ऑफिस में जाके काम नहीं करती या कह सकते हैं कि एक बैकलॉग हो जाता है 3 साल 4 साल का, 5 साल। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स को लागू किया कि महिलाएं अपनी अपनी जगह पे काम कर सकें और बच्चे भी उनके उसी जगह पे रहें। इसी के तहत नेशनल क्रश स्कीम बनाई गई और 5,000 यूनिट्स अभी तक नेशनल क्रश स्कीम में बन चुकी हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाने के बाद से लगभग इस
जो नेशनल क्रश स्कीम है ये लगभग हर वर्क प्लेस में और हर स्कूल और कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट होगी। तो इससे काफी फायदा मिलेगा महिलाओं को, so that वो काम के लिए अग्रणी हो सके, आगे आ सकती है। आईसीडीएस की स्कीम जो कि आंगनबाड़ी के साथ में चलाई जाती है, सभी लोग जानते होंगे, लगभग 12,220 करोड़ रुपए इस स्कीम में, जो आईसीडीएस के थ्रू जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, जितनी एएनएम एवीएम एएनएम जीएनएम काम करती हैं, हर घर घर जाके काम करती हैं, टीकाकरण का भी काम करती हैं, कोविड के दौरान पे भी वो काम कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 13 लाख ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर्स और सेंटर्स हैं जिन्होंने 12,220 करोड़ रुपए को यूटिलाइजेशन करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। नॉट ओनली कि क्या बोलते हैं वो टीकाकरण को देखती हैं, वो जो बेसिक लाइन जो कह सकते हैं कि गांव में जो स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम है उसको चलाने के लिए, रूपरेखा जो है उसको चलाने के लिए जो शक्ति जो है, ये आईसीडीएस स्कीम के थ्रू ही आती है, जो एएनएम और जीएनएम काम करती है। आगे बताऊं, हम जानते हैं जिस तरीके से कि हम बात कर रहे हैं अगर नारी स्वावलंबन की, तो नारी स्वावलंबन का एक विषय ये भी आता है कि नारियों को कैसे ट्रेन किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कैसे किया जाए। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, स्टेप स्कीम, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसके माध्यम से बहुत सारे सेंटर्स खोले गए। उन सेंटर्स पे बहुत सारी अलग अलग तरीकों की ट्रेनिंग्स दी गई। इस तरीके से कुछ 597 लाख सेंटर्स हैं, 597 लाख लोगों को अब तक, मतलब कह सकते हैं कि 600 लाख लोगों को ये सपोर्ट एक्सटेंड किया जा चुका है, जिसमें कि जो सेंटर्स की जो मात्रा है या संख्या है वो 14,000 के करीब है, 14,800 कुछ सेंटर्स हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है कि हम सपोर्ट करें, महिलाओं को भी सपोर्ट करें। कुछ स्कीम्स और कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे ही कार्यरत हैं या महिलाओं पे ही फोकस्ड है। आगे आते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। सभी लोग जानते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट में पहले 2 महीने का प्रावधान था, सरकार ने उसको 2 महीने से 2 साल तक का पहुंचाया है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑफिस में उनके यहाँ पे जैसे सपोर्ट एक्सटेंड हो सकता है वो भी दिया जा रहा है। इवन मैटरनिटी बेनिफिट के हिसाब से मैं बताऊं तो 233 करोड़ रुपया का खर्चा हो चुका है, और जिसमें 3,36,910 लोगों को बेनिफिट भी पहुंचाया जा चुका है। इस बेनिफिट के आधार में, मैटरनिटी बेनिफिट के अंतर्गत जो भी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं मैटरनिटी के दौरान, मतलब मातृत्व के दौरान, बच्चा हो जाने के बाद जो चीजें चाहिए होती हैं 2 साल तक के लिए माँ को सपोर्ट करने के लिए, उस पर खर्चा किया जाता है, और गवर्नमेंट इस पर खर्चा कर रही है। उजाला स्कीम को हम सभी लोग जानते हैं किस तरीके से महिलाओं तक पहुंचा गया और महिलाओं को सपोर्ट किया गया। उजाला स्कीम के नंबर सबको पता है उजाला स्कीम के, लेकिन एक खास बात है अगर आप देखेंगे तो उजाला स्कीम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम थी जिसमें उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं का सबसे ज्यादा समय कहाँ भी खराब होता है या उनका स्वास्थ्य किस लिए खराब होता है। जब उसको इस चीज को सोचा गया कि उनका स्वास्थ्य जो है वो चूल्हे पे काम करने से खराब होता है और सबसे ज्यादा खाना बनाने में उनका समय जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि उन्होंने इस स्कीम को लागू किया और महिलाओं तक फ्री गैस की सब्सिडीज जो है वो पहुंचाई, और लाभार्थी जो है अब अपने बच्चों को, अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पे और अपने कार पे इस तरीके से उजाला स्कीम के माध्यम से, क्योंकि घर में गैस आ गई, सबको पता है गैस और चूल्हे में क्या अंतर है, और स्वास्थ्य के माध्यम से भी गैस और चूल्हा किस तरीके से लाभकारी है। तो गैस के आ जाने से, मात्र गैस के आ जाने से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के 3 घंटे से 4 घंटे बचे, उनके स्वास्थ्य में अच्छा असर देखने को मिला, और सब लोग अपने या तो बच्चियों पे या अपने परिवार पे या अपने वर्क प्लेस पे या काम करने के लिए उन्होंने अलग तरीके से सोच सकी। आगे आता हूँ, मैं बताता हूँ कि कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे विलेज फैसिलिटेशन सेंटर। आप देखते होंगे पहले सीएससी सेंटर्स होते थे, बहुत सारा कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और बेसिक जितना सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए आप काम जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को ये सुविधाएं चाहिए, और ऑनलाइन वहाँ फॉर्म भरा जाता है। इसी तरीके से विलेज फैसिलिटेशन सेंटर भी हैं जो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम करेंगे, और सबसे बड़ी नई चीज ये है कि अब विलेज फैसिलिटेशन सेंटर कोविड के दौरान भी जिस तरीके से मांग आई है, जिस तरीके से हम एक तरीके से कहीं ना कहीं बीच में सब लोग स्टकअप थे कि अब करें क्या, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं, कैसे लोगों तक टीके पहुंचाएं, कैसे लोगों तक एजुकेशन पहुंचाएं, क्योंकि ऑनलाइन भी इन गाँव के माध्यम से गाँव में कुछ नहीं था। तो अब विलेज फैसिलिटेशन सेंटर हर गाँव में करने के लिए, या उसको और ब्रॉड वे में, जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रहेगी, कम से कम 10 से 15 कंप्यूटर रहेंगे,
बच्चे जाके वोकेशनल स्किल भी सीख सकते हैं, बच्चे जाके और भी चीजें सीख सकते हैं। और इसको इस चीज के साथ भी इंटीग्रेट किया गया कि जो सीएससी सेंटर्स होते हैं, सीएससी सेंटर में जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो विलेज फैसिलिटेशन सेंटर में भी मुहैया कराई जाएंगी। पहले जिनकी संख्या कह सकता हूँ कि 1000 और 160 1060 थी, लेकिन अब संपूर्ण भारत में जब ये हो जाएंगे तो उनकी संख्या लगभग लगभग हमारे जितने गांव हैं सब तक ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी। बाकी और एक स्कीम और है जिसमें पूर्ण शक्ति की बात की गई है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब भी बेटियां पैदा होंगी, जिस घर में भी बेटियां पैदा होंगी वहां पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। और उस सेलिब्रेशन को करने के लिए स्कीम को, पूर्ण शक्ति स्कीम को, पूर्ण शक्ति केंद्र को फैसिलिटेट किया गया, उनको पैसे दिए गए और उनको गांव गांव में और उनको कस्बों तक में खोला भी गया है। ये कुछ स्कीम्स हैं जो मैंने आप तक जाहिर की, आप लोग को बताया कि किस तरीके से सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी नारी सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, स्वावलंबन के लिए काम करती है। आप लोग के कुछ भी सवाल हैं तो काइंडली मेरे को जरूर कन्वे करिए सो दैट हम उनका जवाब दे सकें। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ में क्या बोलते हैं, रीजनल मैनेजर प्रयागराज से भी जुड़े हैं। सर अपने क्लोजिंग सो दैट हम चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चियों को हम नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आप सभी लोगों ने, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी जब मैंने सुना प्रोग्राम। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और जिंदगी में इन सबको फॉलो अप करें और ध्यान रखें सभी लोग, आप सभी लोग अपना। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक यू, इतने अच्छे से प्रोग्राम आप लोगों ने सुना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसी के भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकता है सो दैट हम सवाल का जवाब दे सकें। आई थिंक कोई सवाल नहीं है। यह सवाल आपके कुछ भी रहे तो अपने स्कूल के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से हम तक जरूर, हाँ जी बताएं। स्कूल के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से, ईमेल के जरिए हमें सवाल आप पूछ सकते हैं सो दैट हम सवाल का जवाब दे सके। अगर कोई बच्ची सवाल पूछना चाहती है तो प्लीज कन्वे करें। मैं एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोग स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? किसी ने नहीं कराया है? नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम को गूगल करिएगा जाके, या प्लीज प्लीज आस्क द क्वेश्चन, आई कैन सी ऑन द चैट बॉक्स। Please convey your question so that we can answer on that. There was a law related to skin contact. पद्मा जी आप इसका जवाब दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पूछना चाह रही है स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, इज इट रियली फेयर? Yeah, that's why अगर ये skin to skin contact किसी भी तरह का, when we know the intention, this is absolutely a perfect case of sexual harassment. If the person is not comfortable here, if the gestures is unwelcome, अगर ये जो भी हो रहा है अगर ये unwelcome है तो this is a perfect case of sexual harassment. This should be like nipped in the bud and this should be taken care of. कहीं भी स्किन से स्किन कांटेक्ट तो बहुत है, तो फिजिकल हो गया, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इवन द नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, अगर कोई कम्युनिकेट करता है इवन अपनी आंखों से भी अगर बहुत देर तक घूरता है तो दैट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट 100% केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इफ दैट पर्सन इज वेरी अनकंफर्टेबल। It's not only about intention, it is clear cut physically people are trying, जो भी कर रहा है ये intimidate हो रहा है, that means he is making physical advances, so it is 100% a case of a sexual harassment. It is 100%, there's no doubt about it.
If the person has reached to skin, that means it's too much. Before that, that person might have made some verbal gestures, कुछ verbal, non-verbal हुआ होगा, तब इस स्टेज पे पहुंचता है. तो हमें उसी स्टेज पे रोकना है, अगर कि ये स्टेज तक पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए. ये सेशन इसलिए किया जा रहा है आप लोगों के साथ कि ये समझिए. बहुत बार हमें लगता है अरे कोई सीटी ही बजा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, चलो इसे किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे नहीं बोला होगा, किसी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बोला होगा. नहीं, या आपको उसी समय संज्ञान लेना है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. धन्यवाद. किसी भी छात्र के और कोई सवाल? Is there any relative or known who is harassing? Can we complain against them? 100%, 100%. Can I answer this one, Pradeep? Yes, please. Yes, please. Yeah, ये किसमें ये प्रश्न आया है कि क्या कोई is there any relative or no? अगर हमारा कोई जान पहचान का रिलेटिव हमें हैरेस कर रहा है तो क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं? 110%. बिकॉज मैं आपको ये बताती हूँ कि 90% ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो केसेस होते हैं वो हमारे जान पहचान के लोग करते हैं. ये दिस इज अ रिसर्च एंड दिस इज अ फैक्ट. तो क्योंकि उन्हें ये बहुत ही ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं करूंगा तो बच्ची बोलेगी नहीं. इवन लड़का, इट्स नॉट अबाउट लड़की, लड़कों के साथ भी बहुत खराब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है. वो उनके नियर बाय लोग होते हैं, कभी उनके मामा होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, फूफा होते हैं, दादा होते हैं. लोग नहीं बोल पाते हैं, मौसा होते हैं, मौसी होती है, मौसियां, चाचियां भी होती हैं जो लड़कों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं. अगर मैं इसके खिलाफ बोलूंगी तो मेरे ही कैरेक्टर पे उछाल आएगा, लोग बोलेंगे तुम्हारे में ही कुछ गंदगी है इसलिए तुम्हारे ऊपर ऐसी कांड होती है. तो एब्सोल्युटली 100% आपको इसके बारे में आप कंप्लेन करना चाहिए. पहले अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको जरूर बताइए, या आपको जिस पे कॉन्फिडेंस हो, अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस हो तो बताइए, अपने किसी और पे कॉन्फिडेंस हो तो उनको बताइए. आप 100% कर सकते हैं कंप्लेन, क्योंकि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये डेटा कहता है कि 90% अपने ही रिलेटिव करते हैं, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं. पद्मा जी, एक सवाल और उसी से जुड़ा हुआ है कि अगर फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, then what to do? हाँ, देखिए बहुत सारे ऐसे लॉ है ना, जब हमारे लॉ किस दिन काम आते हैं. तो एग्जैक्टली आई विल नॉट एबल टू से व्हाट आर द सेक्शंस अंडर विच, बट वो जो एक तो अगर वो 18 साल से नीचे है कोई भी, तो चाइल्ड लाइन जो एक स्पेसिफिकली उनके लिए होता है ना, जो एडोलेसेंट बच्चों के लिए होता है, तो वहां पे आप जाके अपने केस रजिस्टर करा सकते हैं. या किसी को पुलिस कैन, अगर आप डायरेक्टली पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं तो पुलिस आपको जरूर ही मदद करेगी. और इवन हम, हाँ जी, मैं ऐड करता हूँ, मैं बता देता हूँ. हाँ जी प्लीज. समटाइम्स ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है. हाँ, 18 साल से जब अगर आप ऊपर हैं तो मतलब आप क्या बोलते हैं, एडल्ट ये डिसीजन ले सकते हैं. यू आर एन कमिंग अंडर द एडल्ट कैटेगरी, खुद आप डिसीजन ले सकते हैं और आप जाके एफआईआर कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कुछ ओकेजन है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ट्राई टू यू एक्चुअली वो आइडेंटिफाई करिए कि फैमिली में ऐसा कौन सा मेंबर है जो आपको सपोर्ट करता है, और उनके साथ में जाके तब आप कंप्लेन करिए जिसके खिलाफ में कंप्लेन कर रही है. दोनों ही जगह कंप्लेन करिए, जहां आप पढ़ते हैं या काम करते हैं, और ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं पुलिस थाने में भी. पढ़ने की जगह में कंप्लेन करने से आपको सपोर्ट हो सकता है ना मिले, क्योंकि वो उस जगह पे नहीं हुआ है. लेकिन जो स्कूल है, जो आपका टीचर है, वो हो सकता है कि आपको बेहतर गाइड कर सके, आपको बेहतर सपोर्ट एक्सटेंड कर सके. इसलिए बता सकते हैं आप, अगर आपके वो कॉन्फिडेंस में है, आपके सपोर्ट में. न्यू स्कॉलरशिप पॉलिसी के बारे में मैडम कुछ बताना चाहेंगे? तो मैडम आप भी. अच्छा, यू टॉकिंग टू समवन? नो, आप कुछ अगर कंक्लूड करना चाहेंगे तो बताएं, नहीं तो मैं न्यू स्कॉलरशिप. इट्स ओके. या एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी हैरेसमेंट के थ्रू गुजर रहा होता है तो स्कूल एंड कॉलेज में भी उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है. तो ये स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहें कि हो सकती है कि अगर किसी भी बच्ची के को उनको लगे कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो दे शुड मोरली सपोर्ट एटलीस्ट एंड गाइड द पर्सन कि उनको कहाँ जाए. और अगर वो बच्ची नहीं बात कर पा रही है अपने पेरेंट्स से, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर उनके संज्ञान में आता है तो वो जरूर उनको हेल्प करें, और पुलिस तक जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि इस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है. तो उनको सही जो जज, जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो जरूर मिले. और जो कंप्लेन फाइल होना चाहिए, कंप्लेन फाइल स्कूल अथॉरिटी भी सपोर्ट कर सकते हैं उनको इस फाइल करने में, ताकि वो
नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी के बारे में बच्चों ने पूछा है। देखिए, आप जब गूगल करेंगे तो नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी आपके सामने आ जाएगी। आपको करना क्या है, अपनी बेसिक डिटेल्स, जिस भी स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप वोकेशनल स्किलिंग कर रहे हैं, चाहे आप आईटीआई कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि आप स्कॉलरशिप स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। डेटा, बेसिक डेटा, आपका आधार कार्ड, आपका स्कूल का नाम, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, और अगर आपके स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अपने फैमिली डिटेल्स, मतलब माता पिता की आय के बारे में भी बताना होगा। आय के हिसाब से और आपके खर्चे, आपका जो एजुकेशन का खर्चा है, दोनों के खर्चे के हिसाब, आय और खर्चे के हिसाब से स्कॉलरशिप निर्धारण की जाती है कि कितनी स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। जो निम्न तबके के बच्चे हैं, जिनके माता पिता की आय ज्यादा अच्छी नहीं है या प्रिविलेज बच्चे नहीं है, उनको सबसे ज्यादा सहूलियत इससे प्रदान की जाती है। और ये अकॉर्डिंगली फिर ये जाता है कि कैसी आपकी आय है और आपको क्या खर्चा है। इसके अंतर्गत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज, सारे मेडिकल कोर्सेज, सारे अदर कोर्सेज, स्कूल में पढ़ने के सारे कोर्सेज, वोकेशनल और आईटीआई कोर्सेज सभी आते हैं। और ये दोनों ही लड़कियों को भी और लड़कों को सबको प्रदान की जाती है। आप नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम को जरूर, और एक चीज और बताऊं, इसका फ्लो क्या है। जब आप जैसे ही रजिस्टर कर लेते हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करता है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आप रजिस्टर हो जाती है, तो सबसे पहले स्कूल के हेड यानी प्रिंसिपल या वाइस चांसलर के पास वो एप्लीकेशन जाती है। वाइस चांसलर उसको वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई वाइस चांसलर से हो जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट चली जाती है। डिस्ट्रिक्ट में तो ये ब्लॉक चली जाती है। ब्लॉक में पहले नोडल अफसर वेरीफाई करता है, फिर ब्लॉक का अधिकारी उसको वेरीफाई करता है। ब्लॉक के बाद वो डिस्ट्रिक्ट जाती है, वहां से वेरीफाई होती है। तब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल में, आपको तो पोर्टल में तो दिखती जाएगी, लेकिन फ्लो भी दिखता जाएगा कि किस तरीके से हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये नोटिफाई हो रही है, ये वेरीफाई हो रही है और कहाँ तक पहुंची है। जब आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये सब जगह से वेरीफाइड होके पहुंच जाएगी और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपको ईमेल और आपके फोन से नोटिफाई किया जाएगा। एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से मैं स्कूलों के साथ, बच्चियों के साथ देख रहा था, कई जगह मैंने ये पाया है कि बच्चियों के पास में या स्कूलों के पास में जितने बच्चे हैं, जो 10th और 12th के बच्चे हैं या बड़े छोटे बच्चे भी हैं, जो स्कॉलरशिप स्कीम लेंगे उनको लिए जीमेल अकाउंट जरूरी है। तो बड़े बच्चे तो अपने आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, छोटे बच्चे ऑफकोर्स नहीं करते, उनको एलिजिबल ही नहीं है, तो वो जीमेल अकाउंट करेंगे कैसे। बट जीमेल अकाउंट क्या बोलते हैं, क्रिएट करना मैंडेटरी है। तो आप खुद ना करें तो अपने माता पिता को बोले आपके लिए जीमेल अकाउंट उसके लिए क्रिएट करें, तभी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई सवाल किसी के तो पूछ सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि समय हो रहा है, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, 12 बजे तक का ही समय है, जिस तरीके से कॉलेज ने भी बताया हमें। किसी के और कोई सवाल? आप लोग चाहें तो मैडम का नंबर ले सकते हैं। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल हो वीएन सिंह सर को और स्कूल के मैनेजमेंट को जरूर कन्वे करें, सो दैट हमारे पास वो सवाल आ जाएंगे और हमारे मेल आईडी के माध्यम से और फोन के माध्यम से आपको वो सवाल मिल जाएंगे। स्कूल के मैनेजमेंट के पास हमारे नंबर हैं, स्कूल के मैनेजमेंट, और आप कभी भी या तो बच्चों को, जिस किसी को भी कोई संपर्क की जरूरत पड़े तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9198715132। मैं चैट बॉक्स पे भी लिख दे रहा हूँ मेरा नंबर, आप लोग पता लगा सकते हैं। No more question. Thank you. So thanks to all for patiently listening us and sharing your views, sharing your questions also. Thanks to Aram sir for be there for today's event. Thank you Padma ji, and thank you to all. Mandakini ji, thank you so for being much with us, and thank you to all students, and I wish best of luck for their schools and academics too.
Thank you. I'm closing the session for the day. Namaskar. Thanks a lot. Thank you for the cooperation. Thanks a lot.